अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे STA 304 का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें हम टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, एनालिसिस ऑफ स्केलर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, इन तीन टॉपिक्स को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स। When we decompose our time series into its component, it is called the time series decomposition। ठीक है, ये सिंपल वर्डिंग में मैंने बताई है, यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है कि अगर टाइम सीरीज़ को हम इसके कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करते हैं उसको हम टाइम सीरीज़ डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू मॉडल में। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है फर्स्ट और सेकेंड है एडिटिव मॉडल। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, और कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको जब हम स्टडी करेंगे मॉडल तब आपको समझ आ जाएगी कि कौन से कंपोनेंट्स की बात की गई है। इन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल वी assume that each observed value at any time can be determined by the product of the measures of all four components T, C, S and I symbolically। ये फोर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे T रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेंड को, S सीजनल को, C साइक्लिक, I हमारे पास है इर्रेगुलर वेरिएशंस। और ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है, TSCI वेयर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड T आर स्टेटेड इन ओरिजिनल यूनिट्स। ये ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया गया है, बट अदर कंपोनेंट्स S, C एंड I आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसमें ये बात की गई है कि ये T जो है वो रिप्रेजेंट करे ओरिजिनल यूनिट्स को, बाकी S, C और I जो है ये एक्सप्रेस किए जाते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव मॉडल। In additive model, each value that we observed is thought of as being a sum of all the four components। ठीक है, additive क्योंकि sum होता है इसलिए उसने कहा कि sum जो है तमाम components का है। T प्लस S प्लस C प्लस I वही सेम है। T रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड, S सीजनल, C साइक्लिक, I irregular variations where the components T, S, C यहाँ पे TSC कंपोनेंट जो है और I आर अज्यूम टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये MCQs आ सकते हैं कि कौन से मॉडल में TSCI जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, आपको याद होना चाहिए एडिटिव मॉडल में। ठीक है, बिफोर एनालाइजिंग टाइम सीरीज इट इज़ ऑफन डिजायरेबल टू एडजस्ट द डाटा फॉर कैलेंडर वेरिएशंस, फॉर हॉलीडेज, फॉर प्राइस चेंजेस एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस द स्केलर ट्रेंड। स्केलर ट्रेंड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं अब आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है और इसकी टेंडेंसी को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, और इस पर साइक्लिक या सीजनल वेरिएशंस अफेक्ट नहीं करते। देख लेते हैं, द एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड कंपोनेंट इन्वॉल्व्स इट्स मेजरमेंट एंड इट्स एलिमिनेशन फॉर एन ऑब्जर्व टाइम सीरीज डाटा। एनालिसिस में कंपोनेंट्स की ये होता है कि इसको मेजर किया जाता है और टाइम सीरीज के लिहाज से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। To measure a trend which can be representing as a straight line or some type of smooth curve, the following methods are used। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्मूथ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं, हम देख लेते हैं इसे। मेथड ऑफ द फ्री हैंड कर्व, मेथड ऑफ द सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ये मेथड जो है ये हमारे पास एज अ ग्राफ या स्लोप इस तरह शो किए जाएंगे। नेक्स्ट हम उसको स्टडी करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व क्या है? प्लॉट द गिवन डाटा ऑन अ ग्राफ पेपर एंड जॉइन द प्लॉटेड पॉइंट्स बाय सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपने वैल्यूज़ जिस तरह हमें दी गई हैं तो उनके लिहाज से पॉइंट्स हमने ड्रा करने हैं, उसके बाद पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है। Observe the up and down movements on the graph and draw the smooth curve on a straight line freehand passing through the plotted point that show the direction of change। ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट जो हैं वो अप और डाउन होंगे, वैल्यूज़ के लिहाज से चेंज हो रहे होंगे, तो ये शो करते हैं कि हमारे पास पॉइंट उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, नीचे हमारे पास ग्राफ दिए गए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखिए, आप ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट को ड्रा करें ये हमारे पास अप है और ये डाउन है, क्योंकि उसकी वैल्यू जिस तरह चेंज हो रही है उस लिहाज से इसको हमने ग्राफ को ड्रा करना है, तो ये इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है इसको शो कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट हमारे पास है दिस लाइन में आल्सो बी ड्रॉन बाय ट्रांसपेरेंट रूलर। दिस मेथड इज सिंपल एंड क्विक। ठीक है, ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है और हम इसे रैपिडली समझ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये जो है शॉर्ट MCQs शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। द फ्री हैंड कर्व इज़ अ रफ एंड सब्जेक्टिव मेथड। ये इसका जो डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि फ्री हैंड कर्व जो होती है वो रफ होती है और सब्जेक्टिव मेथड होते हैं। नेक्स्ट इसने बात यहाँ पे ये की है कि ये जो है एक्सपेरिमेंट और जजमेंट के बेस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंट पर्सनस उसको जज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर, तो उसके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। इस तरह उनकी पोजीशंस को, स्लोप्स को जो है डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, तो ये बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड द वैल्यूज इनटू सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो भी आपके पास सीरीज दी गई है, वैल्यूज दी गई हैं, आपने उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आपने बात याद रखनी है, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सेमी एवरेजेस के मेथड में सीरीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इंक्लूडिंग दी मिडल वैल्यू इन ईच हाफ और ओमिटिंग इट ऑल टुगेदर व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ओड। उसने यहाँ पे बात ये की है कि अगर वैल्यूज़ ओड में होंगी तो आपने मिडल वैल्यू को निकाल लेना है। फाइंड द एवरेज ऑफ द वैल्यू इन ईच पार्ट एंड प्लेस द एवरेज वैल्यू अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 पार्ट्स। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी सीरीज दी गई है उनको 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर हमारे पास ओड होंगी तो आपने मिडल वैल्यूज़ को निकाल लेना है। प्लॉट द 2 एवरेजेस वैल्यूज ऑन द ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ड्रा स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स एंड एक्सटेंड द लाइन टू कवर द होल सीरीज। इसके तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने वैल्यूज़ के लिहाज से पॉइंट को जो है ड्रा करने हैं, उसके बाद उनको मिला देना है जिससे आपको एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। दिस मेथड इज सिंपल एंड क्विक, इट गिव्स एन एंटायरली ऑब्जेक्ट रिजल्ट व्हेन द ट्रेंड इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ट्रेंड स्ट्रेट लाइन होगा तब ये जो है रिजल्ट ज़्यादा बेस्ट देगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ सेमी एवरेज है। ये डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द अरिथमेटिक मीन इज यूज टू एवरेज द ऑब्जर्व वैल्यू इज ग्रेटली अफेक्ट बाय द abnormally small or large values. The method is only suitable when the trend is linear or nearly linear. ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ये मेथड तब सूटेबल है जब हमारे पास ट्रेंड लीनियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम जब करेंगे तब आपको ज़्यादा इसकी अच्छे समझ आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंप्यूट एंड इंसर्ट ऑन ग्राफ्स द सेमी एवरेज ट्रेंड्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज। इसका फर्स्ट पार्ट है एनुअल प्रॉफिट्स इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन सर्टेन बिजनेस। ये हमें ईयर दिए गए हैं और प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, और सेकंड इसका पार्ट हमने करना है इंडोर पेशेंट्स ट्रीटेड इन हॉस्पिटल्स इन दी पंजाब। ठीक है, और नीचे हमें ईयर दिए गए हैं और पेशेंट्स दिए गए हैं जो कि इंडोर ट्रीटेड हैं। अब देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सोल्व करते हैं। ईयर्स हैं और प्रॉफिट हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमें ईयर्स दिए गए हैं 1973 से 1980 तक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो गिवन डेटा है आपने देखना है कि ओड में दिया गया है या इवन में। अगर हमारे पास इवन में दिया गया हो तो हमने उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये डाटा हमें इवन में दिया गया है, इसलिए हमने इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 4 पार्ट्स में इसे सेपरेटली डिवाइड कर लिया है। उसके बाद आपने जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं उनको 4 वैल्यूज़ को सम करना है। 85 + 97 + 100 + 90। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास 372 आ जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ कैलकुलेशन खुद किया करें ताकि आपको जो है आसानी रहे पेपर में सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारे पास है 83, 105, 112, 120। ठीक है, सेकंड है हमारे पास है, इसको हमने सम करना है जिससे हमारे पास 420 आ जाएगा। ये हमारे पास है टोटल। अब इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी किया था कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर हम टोटल वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। टोटल हमारे पास 372 है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 4 है, तो इसलिए हम 372 को 4 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब टोटल वैल्यूज़ को हम 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 93 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट किया गया है। टोटल वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड कर दिया जिससे 105 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका ज़रा हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये उन्होंने ग्राफ शो किया है। ठीक है,
नेक्स्ट बी पार्ट है, इसमें ईयर्स दिए गए हैं और इंडोर पेशेंट्स दिए गए हैं। ईयर हमारे पास है 1967 से इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं 1975 तक, ठीक है। और हमारे पास इसकी जो है पेशेंट्स वो भी सेम है, इसी तरह है। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो डाटा है ऑड नंबर में है, ठीक है। सबसे पहले आपने यही जजमेंट करनी है कि डाटा हमारे पास इवन में है या ऑड में। डाटा हमारे पास जो है वो ऑड नंबर में है, इसलिए हमने सेपरेटली इनको 2 इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड करना है। लेकिन करना किस तरह है, इसका फर्स्ट 4 जो है वो हमने वैल्यूज़ को ले लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू है इसको हमने स्किप कर देना है। कि अभी हमने मूविंग एवरेज इसमें स्टडी किया है, ये MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जो है इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को हमने ले लिया, सेंटर वाले को हमने ओमिट करना है और नेक्स्ट 4 को ले लिया, ठीक है, क्योंकि 9 है और ऑड नंबर में है इस वजह से। अब सेम एज हमने क्या करना है, 4 वैल्यूज़ को टोटल करना है, उनको सम करना है, तो 1092 आ जाएगा। क्योंकि 4 वैल्यूज़ है इसके लिए हमने 4 पर डिवाइड किया, पीछे जिस तरह सोल्व किया था सेम एज 273 आ जाएगा। सेंटर वैल्यू को हमने स्किप कर देना है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सेकंड में सेम एज 4 वैल्यूज़ को एडअप किया है, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, जब इसको 4 पर डिवाइड करेंगे 341.5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इसको आपको समझ रहे होंगे, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये ग्राफ दिया गया है इन्हीं वैल्यूज़ का, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्लॉट द फॉलोइंग डाटा शोइंग एवरेज wages in rupees of some workers during 1970 से 1981, कंप्यूट द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। ये हमारे पास जो पीछे कर्व बनाई गई है ये फ्री हैंड कर्व है, ठीक है। और सेमी एवरेजेस, अभी हम इसको सेमी एवरेजेस के मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। एयर्स दिए गए हैं, वेजेस दिए गए हैं, और ये देखिए हमारे पास एयर्स हमारे पास है, यहाँ पे डाटा हमारे पास इसमें है इवन नंबर में, क्योंकि 12 है ना, इसी वजह से 1970 से डाटा हमारे पास 1981 तक जा रहा है, क्योंकि इवन नंबर में है। और 12 है, हमने काउंट करने हैं, तो हमने 2 इक्वल पार्ट्स में करना है सब डिवाइड। 2 इक्वल पार्ट्स 12 के 6 बनते हैं, इस वजह से हमने इनके 6 को कर लिया, ठीक है। 3 ये है और 3 ये, ठीक है, 6 बन गए और नीचे वाली 6 वैल्यूज़। अब हमने 6 वैल्यूज़ को सम अप करना है। सबसे पहले 6 वैल्यूज़ को हम सम करेंगे, 140, 148, 180, 195, 200, 235, तो हमारे पास आ जाएगा 1098। अगर हम इसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 183, ठीक है। सेम एज हमने नेक्स्ट इसी तरह करना है, 6 वैल्यूज़ को सम करना है। सम करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और जब इसको 6 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 304.17 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्जांपल और दी गई है, कंप्यूट एंड इंसर्ट ऑन ग्राफ्स दी सेमी एवरेज स्टैट्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एयर्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी हैं, सेम एज हमने सबसे पहले देखना है जो गिवन डाटा है वो हमारे पास इवन में है या ऑड में, तो उस हिसाब से हमने सॉल्व करना है। ये डाटा भी हमारे पास जो है इवन नंबर में दिया गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सॉरी 10 है हमारे पास, ठीक है। 1921 से लेके ये हमारे पास जो है वो 1930 तक है। 10 है तो 10 हमारे पास इवन नंबर है, हम इसको 5 में डिवाइड कर लेंगे डाटा को। फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को सम करने के बाद 863 आ जाएगा, और इसी तरह हम इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर हम डिवाइड करते हैं, तो 863 को 5 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास 172.6 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट डाटा हमें दिया गया है, नेक्स्ट भी सेम एज 5 में हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 235, 260, और नीचे हमारे पास 280, 219, 330, इन सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, और इस वैल्यू को हमने जब 5 पे डिवाइड किया तो 279 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम है, सारी एग्जांपल्स ऐसी होंगी, बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्लॉट द फॉलोइंग डाटा शोइंग एवरेज वेजेस इन रुपीज़ ऑफ सम वर्कर्स, ये हमने अभी कर लिए हैं। सॉरी, इसकी अब हमने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बच्चे सेम है, वही है जैसे मैंने पीछे आपको समझाया है, ये एग्जांपल पे, ठीक है। टोटल वैल्यू आपने निकालनी है एवरेज, इसमें न्यू ट्रेंड वैल्यू है। ट्रेंड वैल्यूज़ हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 8 में इसके फार्मूलाज दिए गए हैं, जब उसमें हम फार्मूला स्टडी करेंगे
तब ये आपको ज़्यादा बेस्ट समझ आएगी, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें आपको समझ नहीं आएगी। अभी हमने इसके फार्मूलाज वगैरह स्टडी नहीं किए, इसलिए जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसमें का फार्मूला स्टडी करेंगे तब आपको मैं ये समझा दूँगी। अभी इसे फ़िलहाल आप स्किप करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के मेथड्स देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज बनते हैं। द के पीरियड मूविंग एवरेजेस आर डिफाइंड एज द एवरेजेस कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द के कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड सीरीज, then repeating the operation by dropping one value at the beginning and including the first value after the preceding total। यहाँ पे बात ये करने की कोशिश की गई है कि आपने फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम एज लिखनी है और आपने इंक्लूड करना है आपने फर्स्ट वैल्यू को आफ्टर द प्रीसीडिंग, ठीक है। एंड सो ऑन मूविंग ऑन वन वैल्यू टू कैलकुलेट ईच सक्सेसिव एवरेज। ईच के पीरियड मूविंग एवरेज इज प्लेस्ड अगेंस्ट द मिडल ऑफ इट्स टाइम पीरियड। The average will directly to the observed value in the series when k is odd and when k is even, ठीक है। ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। The moving average will be placed at points which will be located between two periods. For the purpose of illustration, let us first choose k to be odd. Say k is equal to 3 years, then we compute the 3 years moving average is as, ठीक है। ये हमें नीचे बताया गया है। बेसिकली जो मूविंग एवरेज होता है ना, ये बच्चे हमारे पास रैंडम डाटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे रैंडम डाटा कैलकुलेट करना एक तो इजी रहता है और सेकेंडली ये शॉर्ट टर्म डाटा के लिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये है ऑड नंबर के लिए दिया गया है 1/3, क्योंकि 3 ईयर्स है y1 + y2 + y3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 1/3, y1 हमने स्किप कर लेना है, y2 + y3 + y4। अब यहाँ पे आपको थोड़ी अच्छी समझ आएगी, पीछे हमने बात की थी, ये देखिए ज़रा, ये उसने कहा था कि बाय ड्रॉपिंग द वन वैल्यू एट द बिगनिंग एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू तो ऐड की हुई है फर्स्ट में, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जब हम करेंगे तो इसमें हमने फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है। y1 को हमने स्किप कर दिया तो हमारे पास y4 इसमें इंक्लूड हो गया। यही बात ऊपर की गई है ना, ये देखिए ज़रा, ड्रॉपिंग दी आपने फर्स्ट वैल्यू करनी है एट द बिगनिंग एंड इंक्लूडिंग दी फर्स्ट वैल्यू आफ्टर द प्रीसीडिंग, तो आपने लास्ट में जो है वो इंक्लूड कर दिया है y4। एज सोन ये इसी तरह जाएगा। अगर आप y2 को स्किप कर देंगे y3 पर और लास्ट में जो है एक और ऐड हो जाएगा y5, क्योंकि हमारे पास ये और की बात की गई थी इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। एंड सो ऑन द एवरेजेस ऑब्टेन्ड आर प्लेस्ड ऑपोजिट द मिडल ईयर ऑफ ईच ग्रुप, ऑपोजिट एट द सेकंड एंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसी तरह चलता जाएगा। अब 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। ये क्या उसने बताया है, 1/2 इंटू 1/4 y1 + y2 + y3 + y4 प्लस 1/4 इंटू y2 + y3 1 + y4 + y5, ठीक है। अब ये इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/4 को 1/2 से तो 1/8 बन जाएगा और इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है तो हमारे पास y1 + 2y2 + 2y3 + 2y4 + y5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। ये नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इसकी एग्जांपल्स हमें स्पेशली दी गई हैं और ज़्यादा इसे अच्छा थ्योरेटिकल डिस्क्राइब किया गया है, तब आपको जो अभी डेफिशिएंसीज हैं आपको समझने में सब कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। That is a 4 year center moving average. These averages are plotted on the graph of the original values and the line connecting these points in the moving average trend. Next हमारे पास इसके advantages आ जाते हैं moving averages के। This method of moving average is easy and simple, ठीक है। The moving average of appropriate period estimate the combined effects of trend and cyclical components and give a smooth version of the series by removing the seasonal and other effects, ठीक है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये आपने अच्छे से स्टडी करने हैं क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। द मूविंग एवरेज ट्रेंड डज नॉट प्रोवाइड वैल्यूज एट द एंड और द बिगनिंग, ये इसका डिसएडवांटेजेस है क्योंकि ये अगर हम सेकंड वैल्यूज़ की लेने लगेंगे तो अभी हमारे पास उसकी फर्स्ट वैल्यू अगर हम स्किप करेंगे तो लास्ट से वो हमारे पास इंक्लूड हो जाएगी। ऑफ द रीजनल सीरीज बाय द हाफ ऑफ द पीरियड, the simple moving average are affected by large values. It may be reduced by using the geometric mean. geometric mean को हम यूज़ करते हुए इसके जो है इफेक्ट पड़ता है एवरेज पर वो कम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द
absence of an appropriate period moving averages may make the resulting series more cyclic than the observed series. ठीक है, the method does not provide the mathematical expression for the trend. ये भी आपने बात याद रखनी है, जो मूविंग एवरेज है ये हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ट्रेंड का नहीं प्रोवाइड करता. ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है एंड. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.